ओके, इन डिटेल में अगर हमें रीजन ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल का देखना है तो सी दिस वीडियो जो हमें इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करेगा. So see this video, the concept of the Bohr's atomic Came model. to substantially modify Bohr's atomic model. These are dual behavior of matter and Heisenberg's uncertainty principle. So see, मैंने क्या बोला था कि दो अगर उसने पूरा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर देखा रहता कि दूसरा एलिमेंट भी कंपेयर करता, ड्यूअल बिहेवियर दिखता, उसका फर्स्ट बिहेवियर दिखा पर ड्यूअल बिहेवियर दिखता तो वो फेल नहीं होता. एंड द हिस्बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब पूरा टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता तो वो फेल नहीं होता. तो ये दो सिचुएशन की वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल हुई थी. बट उसके दो कंसेप्ट्स क्या है वो हम देखेंगे. सी दिस. Let us first discuss dual behavior of matter. De Broglie suggested that all material objects, including an electron, have a dual character. That is, they behave as particles as well as waves. See, the dual behavior of matter means what? All material objects, including an electron, have a dual character, right? इलेक्ट्रॉन का, ऑब्जेक्ट का, हर एक मटेरियल का एक ड्यूअल कैरेक्टर रहता है ना. जैसे हम हैं, हमारा ड्यूअल कैरेक्टर रह सकता है कि हम घर में अलग, बाहर अलग, राइट. तो ड्यूअल कैरेक्टर सभी एलिमेंट का बोलो, हर एक का एक मतलब वो इसके साथ रिएक्ट होता है. हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्ट होगा तो किसी के साथ नहीं रिएक्ट होगा. जिसका उसका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ओनली 1 है और उसको एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है कि एस ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है. उसके ज़्यादा वो अनदर एलिमेंट के साथ एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा तो नहीं कैलकुलेट. तो उसका ड्यूअल नेचर हमें देखना पड़ेगा कि कैसा है वो एग्जैक्टली. दे बिहेव एज अ पर्टिकुलर एज वेल एज वेव. वेव नेचर में कैसा है वो बिहेव कैसे करता है अगर अंदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट होने के बाद. एज अ वेव नेचर कैसे फॉर्म होता है, रेडिएशन कैसे फॉर्म करता है, ये हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो कैसे देखेंगे. Wavelength lambda associated with a particle of mass m moving with velocity v is given by the de Broglie equation. Lambda is equal to h over mv, which is also equal to h over p, as we know that momentum is the product of mass and velocity of a particle. See here, this is the equation is helpful to calculate the de Broglie dual nature of the atom and the element. So ये बोर ने नहीं कैलकुलेट किया, दैट्स व्हाई इट्स रीजन, फर्स्ट रीजन. सो हाउ टू कैलकुलेट लैम्बडा इज इक्वल टू एच एम वी इज इक्वल टू एम वी की वैल्यू इज द पोजिशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एच पी या प्रोटॉन का मोमेंटम हम देख सकते हैं. वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ मैंने बताया था, पी इज द मोमेंटम या प्रोटॉन का मोमेंट कहाँ पे मोमेंट हो रहा है, वी इज द वेलोसिटी एंड एच इज कॉल्ड एज द प्लांक्स कांस्टेंट एंड एम इज कॉल्ड एज द मास ऑफ द एलिमेंट एटम. सेम. ओके, द नेक्स्ट इज. Now let us discuss Heisenberg's uncertainty. अभी हमने देखा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ, और दिस इज द फर्स्ट रीजन जिससे बोर मॉडल क्या हुआ, फेल हुआ. देन हिस्बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आई जिसने 1901 और 1976 में ये प्रिंसिपल लाई जिससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने में बहुत ज़्यादा मदद हुई. ओके, तो सी हियर. Principle. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. इट इज इम्पॉसिबल मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली साथ साथ में द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट मोमेंटम. एग्जैक्ट कहाँ पे पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या कहाँ पे एग्जैक्ट प्रोटॉन प्रेजेंट है और कैसे मूवमेंट कर रहा है, एग्जैक्ट डिटरमाइन साइमल्टेनियस मतलब साथ में हमें पोजीशन बताना है और कहाँ मूवमेंट करना है एग्जैक्टली उसी टाइम पे दोनों बताना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल. और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो साथ साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी है ये बताना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो हमें मदद किसने की, हिस्बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई वेयर इज द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर इज द मूवमेंट एंड हाउ मच वेलोसिटी इज क्रिएटेड of the electron and how much clarity created of the atom. It is helpful for the determine the structure of atom. Okay, see. Mathematically, it is given by the equation shown where delta x is the uncertainty in position, delta vx is the uncertainty in velocity, and delta px is the uncertainty in momentum. This means that see here the delta x मैंने बताया स्मॉल में रहता है थोड़ा सा वहाँ पे बट स्मॉल है. दिस साइन इज द मल्टीप्लाई. तो डेल्टा पे इज द मोमेंटम ऑफ दिस पोजिशन, v इज ग्रेटर देन, ये हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने सिखाया, इन डिटेल्स में देखेंगे. h इज डिवाइडेड बाय 4 पाई और द डेल्टा एक्स हमने p का de Broglie इक्वेशन में p की वैल्यू क्या है, डेल्टा mv x इंटू ग्रेटर इन h 4 पाई.
अब हम मोमेंटम को और वेलोसिटी को साथ में ले सकते तो इसको हम वी एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स वेलोसिटी और ग्रेटर एन इक्वल टू एच फोर पार। ये वी जो एम है ना वो कहा गया हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ गया, ये मल्टीप्लाई में था और ये मल्टीप्लाई से ये कहाँ पे गया डिवाइड में, मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इनटू डिवाइड, राइट। तो ये में यहाँ गया तो यहाँ पे बचा डेल वी एक्स एच फोर पाया। तो डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, कहाँ पे पोजिशन है, डेल वी इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, डेल पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, कहाँ मूव हो रहा है, कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है वो। दिस इज द हिस्बरिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्टली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता सकते हैं। ओके If the position of electron is known, the velocity of the electron will be uncertain. On the other hand, if the velocity of electron is known, precisely the position of electron will be uncertain. Significance of uncertainty principle is that it rules out the existence of definite paths or trajectories of electrons and other similar particles. अगर हमने ये सब कैलकुलेट किया तो सिग्निफिकेंटली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगी। एग्जिस्ट एंड हाउ द डिफाइनेड पार्ट, वेयर द प्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर इज द मूवमेंट, वेयर इज द पोजीशन, ट्रांजिशनल इलेक्ट्रॉन, हाउ मच द सिमिलर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ये हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये अगर उसने कैलकुलेट, बोस मॉडल ने डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड द हिस्बरिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर कैलकुलेट किया रहता तो वो फेल नहीं रहता। दिस इज द सेकेंड रीजन। सी नेक्स्ट। The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and is negligible for that of macroscopic objects. See here the important of the Hilbering uncertainty principle कि कहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। The effect of Hilbering uncertainty principle is significantly only for the motion of microscopic object। जहाँ पे कहाँ पे हम ओनली सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें पता चल सकता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन में क्या है, मोशन में है, रोटेट में है, और तब हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इज निग्लिजिबल, निग्लिजिबल मैंने उसको छोड़ो, निग्लेक्ट कर दो, निग्लिजिबल फॉर दैट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बट हम उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल कर सकते हैं, किसमें, ऑब्जेक्ट में। बट अगर मोशन में है, मोशन में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अनदर प्रिंसिपल में बोला जाता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, निग्लिजिबल कर दो, निकाल दो। तुम अगर कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो कैलकुलेट ही करके निकालो, नॉट यूजिंग द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ओके, Quantum mechanical तो model. दिस इज द रीजन ऑफ द फेल्यूर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अगर उसने अनदर एलिमेंट का भी कैलकुलेट किया रहता, वो एलिमेंट को छोड़ के अनदर एलिमेंट भी उसके साथ कंपेयर किया रहता, तो वो अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताता और वो फेल नहीं होता। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट द रीजन इज उसने डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज किया रहता और हिस्बरिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज किया रहता, तो वो फेल नहीं होता। अब इन डिटेल्स में आपको रीजन ऑफ द फेलियर बोर्स मॉडल समझ में आ गया। अंडरस्टूड गाइज?